अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान में बहुत से अहम मामलात हैं इस वक्त जो हम सब के लिए परेशानी का बायस हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन महंगाई का मामला है। महंगाई के हवाले से आप लोगों की तरफ से हमें पैगाम आते हैं कि आप लोग इस लड़ाई झगड़े की जो मामलात हैं वो आप हम तक ले आते हैं। जिस मुश्किल में हम हैं आप उसकी निशानदही नहीं करते। तो आज के प्रोग्राम में हम एक पूरा सेगमेंट हम इस पर फोकस करेंगे कि एक आम शहरी जो है वो कितना ही उसको तनख्वाह मिनिमम चाहिए कि अपना बजट बनाए और 4 बच्चों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो हम आगे जाके करेंगे, लेकिन जो अदलिया और इस वक्त हम देख रहे हैं पार्लियामान की जंग है, जंग ही है, सब कह रहे हैं जंग है, उस पर बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आर्मी चीफ जब कल गए पार्लियामान में, उसके बाद जो रद्द अमल आया मुख्तलिफ पार्टी से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे साथ कुंडी साहब होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। लेकिन शुरू हम करते हैं नाज़रीन, जो कुछ ही देर इफ्तार से पहले एक बड़ी अहम मीटिंग हुई वुकला की जो थी, सीनियर वुकला थे, बार्स के रिप्रेजेंटेटिव से एक राउंड टेबल किया गया, मुनक्किद हुआ लाहौर में, जिसमें इत्तेज़ाज़ एहसन साहब भी थे। और ये जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस इसको कहा गया, और उसका मकसद ये था कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसको किस तरीके से उस पर ये इन लोगों ने जो लोग थे वहाँ वुकला वगैरह, जिसमें फिर इत्तेज़ाज़ एहसन साहब भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी थे। तो क्या किस तरीके से ये जो एक मुअम्मा है, एक यानी कि जंग किसी सिचुएशन है, इसको किस तरीके से संभाला जाए। और ये भी हम कहते चलें कि इसमें एक पर्टिकुलर जो सोच के लोग हैं वो थे। तो इसमें इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की जो नाज़रीन उन्होंने जो बातें कही उसमें कुछ चीज़ा हम आप तक पहुंचाते हैं। ये कहा इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने कि इलेक्शन हर हाल में 14 मई को ही होगा, और उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। फिर उन्होंने कहा जो अदालती नहीं करेगा वो नाअहल हो जाएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर अमल नहीं करेंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे। पार्लियामान और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो गई है। ये हम कहते थे बहुत अरसे तक, और लोग कहते थे, हम में से जो ये कहता था कहते थे जी आप लोग ये खुद आप लोग एक तफरुका फैला रहे हैं। लेकिन इत्तेज़ाज़ एहसन साहब खुद फरमा रहे हैं कि ये तारीखी जंग है पार्लियामान और अदलिया के दरमियान। फिर अदलिया में दरार की वजह से यकजा होकर फ़राइज़ की अदायगी नामुमकिन हो गई है, यानी कि अदलिया के अंदर जो इस वक्त दरार पड़ी हुई है, और ये दरार बड़ी क्लियर है, इस पर मुतअद्दिद दिनों से बात हो रही है। और सियासी अमूर को सियासत में रहना चाहिए, लेकिन ये अदलिया में दाखिल हो गए हैं, यानी कि पार्लियामान वाले अदलिया में दाखिल हो गए हैं। अदालती अमूर को अदालतों में रहना चाहिए, लेकिन वो पार्लियामान और इंतज़ामिया में दाखिल हो गए हैं। तो नाज़रीन उसके आज जो हुई कॉन्फ्रेंस, उसके आखिर में ये कहा गया कि हम हर हाल में अदलिया के साथ खड़े हैं, हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, उनके फैसलों के साथ खड़े हैं। और ये भी कहा गया अलबत्ता कि एक चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि एक बनाए कमेटी जिसमें कि मुख्तलिफ, अब 2 धड़े हैं जजेस के इस वक्त, वो 8 का एक बेंच है चीफ जस्टिस साहब के साथ, 7 का दूसरा है जस्टिस काजी फाइज ईसा वगैरह। तो वो कह रहे हैं, ये रेजोल्यूशन में कहा गया है कि एक ऐसी कमेटी बनाए कि जिसमें दोनों अतराफ के जजेस मौजूद हों, और ये तय किया जाए कि किस तरीके से मामलात जो हैं जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के, वो सही तरीके से आगे चलें, सहल तरीके से आगे चलें। ऐसे नहीं कि ये जंगो जदल का सा समा हो जो कि इस वक्त है। तो ये जो है नाज़रीन, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ साथ याद रहे कि अहम डेवलपमेंट्स अभी आने वाली हैं अगले 2-3 रोज़ में, जबकि इत्तेज़ाज़ एहसन साहब कह रहे हैं कि हर सूरत पे ये इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन होने का पहला तो ये होना चाहिए, उसकी अक्कासी ये चीज़ करेगी कि बजट स्टेट बैंक दे दे टू इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो हमने लॉ पढ़ा है 2019 का लॉ विच डिक्टेट्स फाइनेंशियल अफेयर्स, बड़ी क्लियरली उसमें लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है कि वो पैसे नहीं दिए जा सकते, यानी कि अलावा पार्लियामान के नोबडी एल्स कैन डिक्टेट। लेकिन वो एनीवे
दैट्स फॉर अनदर टाइम. हमारे साथ नाज़रीन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ रखते हैं. और कल जो आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जो बात की कि हाकमियत आला अल्लाह की है, अल्लाह के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है, आइन के तहत इख्तियार पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही इस्तेमाल हो सकता है और इख्तियारात का मरकज़ पाकिस्तान के अवाम है. आइन पाकिस्तान और पार्लिमान अवाम की राय का मजहर है. तो नाज़रीन ये बड़ी अहम बातें हैं. इसका क्या असर होता है? जो उन्होंने ये भी फरमाया कि नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान छोड़ें, हमारे पाकिस्तान की बात करें. डिफेंस मिनिस्टर साहब से पूछते हैं कि उनकी इन बातों से ख़ास तौर पे जो सियासी माहौल है उस पर कोई असर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है सब कहते हैं कि जी आर्मी चीफ क्यों नहीं बीच में पड़ते हैं, इनकी जो झगड़ा है, जो इनका डेडलॉक है उसको ख़त्म करें. ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. हमें मालूम है बड़े मसरूफ़ हैं, यू टेकन टाइम आउट फॉर अस. ख्वाजा साहब ये कल जो आर्मी चीफ साहब ने फरमाया पार्लियामान में, उसमें हमने देखा कि एक तो उन्होंने अगर दहशतगर्दी के हवाले से आपने बाद में उसको एलैबोरेट किया कि जी कोई नया हम नहीं ऑपरेशन कर रहे, पुराना ही चल रहा है. लेकिन एक चीज़ जिस पर ख्वाजा साहब आपने बात भी की है अफ़गान रेडियो से, तो या वॉइस ऑफ अमेरिका की कोई अफ़गानिस्तान की थी कोई रिप्रेजेंटेटिव, आपने उनको ये कहा कि हम टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करिए और वहाँ से हमें अटैक करिए. अफ़गान गवर्नमेंट शुड स्टॉप दिस, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा. उस पर अगर आप बयान कर दीजिएगा कि लोगों ने कहा कि ख्वाजा साहब ने थ्रेट कर दिया जी अफ़गानिस्तान को, कहा कि हम अटैक करेंगे, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा. देखिए, मैंने थ्रेट वगैरह कोई नहीं किया. अफगान जो हमारे भाई हैं, हमारा उस हुकूमत के साथ जो है बड़ा अच्छा ताल्लुक है. आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से जानती हैं कि इस ताल्लुक के ताने बाने जो हैं पिछले 3-4 दहाइयों के ऊपर फैले हुए हैं. और दूसरी बात यह है कि हमारा और उनका जो रिश्ता है, जोग्राफियाई रिश्ता, मजहबी रिश्ता, और खुसूसन पहली जंग अफगान वॉर में और सेकंड 9/11 के बाद जो जंग हुई, उसमें जो है हमारा उनके साथ वो रिश्ता जो है वो जेपरडाइज ना हुआ, बल्कि उस रिश्ते में जो है मैं समझता हूँ कि जो भी अल्टीमेट रिजल्ट निकले हैं उस रिश्ते की वजह से निकले. तो इसलिए ये कोई ऐसी थ्रेट वाली बात नहीं है. हमने उनको ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया कि आप मेहरबानी फरमाएं, इन लोगों को जो है कंट्रोल करें. ये लोग आपकी और इनकी एक कामराडरी रही है नेटो फोर्सेस के खिलाफ जंग जब हो रही थी, और आपका उन पे इन्फ्लुएंस है, और आपकी इस वक्त उनके बहुत से लोगों की जो है रिहाइश जो है, उनके बेसिस जो हैं, उनका सारे ताने बाने जो हैं अफगान सॉइल के साथ जुड़े हुए हैं. तो आप इनको कंट्रोल करें. और हमारे वहाँ पे उस वक्त नया नया वाक़या हुआ था, ट्रेजेडी जो हुई थी पुलिस लाइंस की मॉस्क के अंदर शावर में. तो हमने उनको कहा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी वहाँ पे हुई है और ये लोग, हमारे पास प्रूफ है कि वो लोग जो है यहाँ से गए थे, अफगानिस्तान से गए थे जी. और उनमें जो एक जो खुदकश बमबार था, वो एक तीमारदार बन के एक बीमार के साथ जो है वहाँ पे आया. यहाँ पे पेशावर में बहुत दुनिया आती है इलाज के लिए. ये बड़ी पुरानी बात सिलसिला चल रहा है, कोई नई बात नहीं है. तो वो हमारे पास प्रूफ थे, हमने सबूत उनको मुहैया किए कि ये लोग जो है इनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जो है इमदाद मिली, पाकिस्तान में इस किस्म के जो है वो धमाके करने चाहिए, अटैक करने की. तो अगर हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इनको कंट्रोल करें, और उसमें उनकी तरफ से कोई प्रपोजल्स भी आए कि ये चीज़ की जा सकती है जिसमें वो पाकिस्तान को जो है वो के साथ मिलके ये एफर्ट करना चाहते थे. लेकिन उसमें हमने कहा कि हम अपनी जो आवाम को जो है इस तरह खुदा खास्ता जो है एक कुर्बानी का बकरा बना के जो है इन लोगों के रहमो करम पे छोड़ नहीं सकते.
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम फिर हमें मजबूरन को इनके ठिकानों के ऊपर कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा। ये बात इस तरह हुई थी। तो ख्वाजा साहब आप तो बड़ी अहम बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने प्रूफ दिया, फिर उन्होंने आपसे कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे, तो जब अफगान ने कहा कि जी ये करें तो हम कोऑपरेट करेंगे, उसके बाद क्या हुआ? नहीं देखें, वो कोऑपरेशन वाली जो सिलसिला जो है ना, वो उसका बहुत ज्यादा नसीम हैंडीकैप हम इसलिए हो गए कि ये पुरानी हुकूमत जो थी इमरान खान की, उस वक्त उन लोगों ने कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई थी कि हम इनको रीसेटल करेंगे, और 24-25 हज़ार, इफ आई रिमेम्बर द नंबर करेक्टली, जी 25,000 लोग जो है वो उन्होंने क्रॉस किया। और दूसरा उसके अलावा नसीम एक और भी फैक्टर है कि यहाँ से बहुत से जो अनएम्प्लॉयड एलिमेंट्स थे या नौजवान थे केपी में और दूसरे इलाकों में, वो भी वहाँ पे आज जाके जो है ना वो करते रहे, इनके साथ लगते रहे एज मर्सनरीज। जी बिल्कुल, उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो या ना हो, लेकिन वो लड़ते रहे वहाँ पे। वो भी फारग होके अनएम्प्लॉयड होके वापस आ गई। और ये हुकूमत की, उस वक्त की हुकूमत की पेटनेज में जो है ये लोग जो है यहाँ पे लाएंगे। उनमें वो दो अशखास को, महमूद खान और एक मुस्लिम खान जो है जिसको बुचर ऑफ स्वात कहते हैं, जी बिल्कुल, वो उनको सदारती जो है अलवी साहब ने, जो सदर साहब हैं, उन्होंने उनको माफी दी। ऑब्वियसली माफी जो है उन्होंने खुद तो नहीं देनी थी, माफी जो है वजीर आजम की रिकमेंडेशन भी देनी थी ना, उन्होंने किया होगा। बिल्कुल, DGISI भी थे उसमें इन्वॉल्व, आर्मी चीफ भी थे, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल, DGISI भी उस वक्त के इन्वॉल्व थे। और हमें जो नसीम, मैं एक और भी आपको बताऊं कि हमें जो प्रेजेंटेशन दी थी, ये सारी इस मसले को उनको बसाने में, उनको वापस लाना है, उनको बसाना है, और वो बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे, वो कानून और आइन के दायरे में बनाने, ये DGISI ने प्रेजेंटेशन हमें दी थी। मैं अल्फाज अपने नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं उनके अल्फाज। जी बिल्कुल, ये उन्होंने पूरी पाले, और मैं अकेला नहीं सुन रहा था, वहां पे तकरीबन 100-125 आदमी सुन रहा था उस सारी ब्रीफिंग में। He was, almost militantly supporting the return of the तालिबान, रिटर्न ऑफ द जेडाई मुझे याद आ गया। जी तो वो रिटर्न ऑफ द तालिबान जो है, वो तालिबान जो है उसको कर रहे थे, और फिर उन्होंने लाके बसाया इन्होंने। और पहली दफा जो बड़ा हार्टनिंग है कि सिविलियन आबादी ने इन रेजिस्ट किया था, बिल्कुल रेजिस्ट किया, अनआर्म्ड लोगों ने, बिल्कुल। और ये जो आवाजें हैं मौसम दावड़ की, या हमारे मौलवी शकूर बोले कल, अली वजीर वगैरह, ये लोग इन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं। अली वजीर के वालिद शहीद हुए हैं सारे चक्कर में, इन लोगों के, उनके खानदान के अफराद शहीद हुए हैं। और इन्होंने उस इलाके में जो है मजहबी जो है वो उसका जो एलिमेंट भी था, उसको भी मिलिटेंसी के हवाले कर दिया जो है, जो चीज को जो है, जो अदरवाइज वहाँ पे सैकड़ों सालों से जो है लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है गुजारा कर रहे थे, भाइयों की तरह रह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा उधर सारा माशरा जो है वो उसको तलपट कर दिया गया, उसको अपसेट कर दिया गया जो है, वो इनकी रिटर्न की वजह से हुआ है। और ये आज जो है इनका मैं समझता हूँ, मैं सियासी बात नहीं कर रहा जी, लेकिन मैं बिल्कुल एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ कि ये जितनी भी दहशत गर्दी इस वक्त हो रही है, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो PTI की ये पॉलिसी थी इनको वापस लाने के लिए, और उस वक्त जो है ऑब्वियसली जो मिलिट्री की टॉप कमांड थी जो है ना, और उसमें जो है ऑन बोर्ड थी लीडरशिप जो है उनकी रिकमेंडेशन। ख्वाजा साहब, ये तो बड़ी अहम आपने बातें बताई हैं, और हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जरा टाइम दें, फिर इस पे हम तफसील से आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बस आर्मी चीफ का जो कमेंट है क्विकली इससे पहले क्लोज करें, जो उन्होंने ये कहा कि ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान,
ہمارا پاکستان ہمیں لگا کہ بڑی ایک عام بات ہے لیکن پیپل ور ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک سوچ ہے, ایک فلسفی ہے. یہ خالد مقصی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ لفظ استعمال کیا نیا پاکستان, اور تو اس میں انٹرجیکٹ کیا جنرل ناصر نے کہ یہ اس بحث کو چھوڑیں, یہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان, آپ میرا پاکستان جو ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ انہوں نے خود بذات خود نہیں کہا تھا, یہ کسی کی سپیچ کے رسپانس میں کہا تھا. سپیچ کے اس میں کہا میرا آپ اس طرح کہیں میرا پاکستان, اچھا, یہ آپ کا پاکستان, میرا پاکستان, یہ ہمارا پاکستان جو ہے, یہ نیا پرانے کی بحث جو ہے ختم کریں, ان کا کوئی وجود نہیں ہے, ہمارا پاکستان. جی یہ انہوں نے بات کی. اچھا, یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے ویسے کل رات کو یہ انہوں نے کہا کہ جو مافیا, اگر آپ ایک سیکنڈ دیں تو ہم آپ کو سنا دیں انہوں نے کیا کہا کل. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے, الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے, کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے, صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں. جی, تو وہ کہہ رہے ہیں جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کھڑی ہے اس حکومت کے پیچھے. اینی کامنٹ؟ یہ خود کہتے ہیں کہ میں فون کرتا ہوں, میرے فون کا جواب نہیں دیتے, میں نے مذاکرات جو ہے اپوزیشن سے نہیں کرنے, میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. یہ کیا بھائی, اس کے کہیں کھڑا تو ہو, اس کی کوئی شناخت تو ہو کہ اس کی سوچ کیا ہے, اس کی سوچ کی شناخت ہو. یہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا, یہ وہ جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, جنرل فیض جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, بے شک, جن سے یہ میٹنگیں پرزائڈ کرواتا تھا. جی بالکل. نسیم, میں نے وہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں, اسپیکر کے گھر, اسد قیصر صاحب کے گھر, وہ میں نے میٹنگیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں. ہماری اندر میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی اور بار والے کمرے میں جو ISI کے لوگ بیٹھے ہوتے جی بالکل ایسے مانیٹر کر رہے ہوتے تھے, ہماری اندر کی ڈسکشن بھی مانیٹر ہو رہی ہوتی. جی بالکل, جتنی اسپیس آپ دیں گے اتنی ملے گی. جی, حالانکہ اب عمران خان صاحب کی ٹیم کے جو سینئر لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بات چیت کے لیے تیار ہیں. خواجہ صاحب اسی پہ ختم ہم کرتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اب کوئی انیشیٹو لے. سب تھک گئے ہیں لڑائی جھگڑوں سے, یقینی طور پہ آپ بھی تھک گئے ہوں گے. میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ بات چیت جو ہے یہ 75 سال کا جو ملبہ ہے, جی اس میں سب نے حصہ ڈالا ہوا ہے, صرف سیاستدانوں کا رولا نہیں ہے. بالکل, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رولا ہے, اس میں جوڈیشری جو ہے, جوڈیشری نے 2 وزیر اعظم ڈسکوالیفائی کیے, ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا, اور ایبروگیشن جو ہے جو کہ ذاتی ڈیسیژن تھا ایوب خان کا, ذاتی ڈیسیژن تھا یحییٰ خان کا, ذاتی ڈیسیژن تھا جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کا, کوئی انسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز نہیں تھے. بالکل, ان کے ذاتی ڈیسیژن سے ٹیک اوور کرنے کے اور ایبروگیشن کو انہوں نے اس کو سینکشن کیا, اس کو جسٹیفائی کیا, اس کو تقدس بخشا. جو ہے انہوں نے جتنا جوڈیشری نے 75 سال میں گند مچایا ہے اس ملک کے اندر جو ہے ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کے اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی مل کے, بالکل, اس لیے یہ چیز جو ہے یہ سیاستدان نہیں حل کر سکتے, بیکاز یہ گند جو ہے ہمارا صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے, اس میں جوڈیشری بھی بیٹھے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, اس میں میڈیا بھی بیٹھے, اس میں بگ بزنس بھی بیٹھے. یہ جو بگ بزنس کی جو پیٹرنیج ہوتی ہے نا سیاستدانوں کو, تو یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ مل کے ایک سوشل کانٹریکٹ نیا جو ہے اس کو تشکیل دے. بہت اچھی بات ہے خواجہ صاحب, آئی ہوپ آپ لوگ یو تھنکنگ along these lines اور کوئی ایکشن بھی لیں گے. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ تو بریکنگ نیوز ہو گیا کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ نیا بننے کی ضرورت ہے, سب کو ضرورت ہے اس میں. تو خواجہ صاحب آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. ہم بریک لیتے ہیں اور خواجہ آصف صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا جس پر سوچنے کی ضرورت ہے, فرام افغانستان ٹو سوشل کانٹریکٹ نیا بنانے کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کام بھی ہونا چاہیے. بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد ہم آئیں گے, ہمارے ساتھ کنڈی صاحب ہوں گے, ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ آرمی چیف کے جو کل ایڈریس تھا اس سے انہوں نے کیا اخذ کیا. اسٹے ود اس.